Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about CSR नेट एग्जाम स्ट्रेटेजी। मैं एक्चुअली लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था जो बर्टी जून 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुआ था। तो मैं कैसे क्वालिफाई किया था और कितना कुछ प्रिपरेशन किया था एंड आपको क्या कुछ करना चाहिए कि मिनिमम जो एफर्ट देने से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा एक्चुअली। ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ कि CSR नेट जो एग्ज़ाम है ना, वो एक्चुअली और IIT जैम और गेट एग्ज़ाम से थोड़ा बहुत अलग सा है। मतलब इनके लिए थोड़ा बहुत अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि इधर प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट 400 से भी ज़्यादा 450 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो 450 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 450 मार्क्स में से मैक्सिमम वी कैन अटेंड ओनली 200 मार्क्स। 200 मार्क्स आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, और उनमें से टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से मान लीजिए 60 क्वेश्चन मैक्सिमम आप मतलब अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 35 के आसपास क्वेश्चन अटेंड कर लिया ना, मतलब विथ प्रॉपर एक्यूरेसी, अच्छा एक्यूरेसी है आपके पास, और उनमें से भी 2-3 गलत हो गए ना, फिर भी ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा कि क्या करना चाहिए, कितना एफर्ट देना चाहिए, उनमें से हो जाएगा। क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी MSc कर रहा हूँ, मेरा अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, और मैं लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, मेरा क्वालिफाई हो गया था। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया था, और उनमें से थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी के वजह से मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। तो उसी का थोड़ा बहुत मैं मतलब उसी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको बेसिकली। देखिए, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस देख लीजिएगा। सिलेबस में कुछ कुछ प्योर पोर्शन होगा, अप्लाइड होगा, और उनमें से कुछ स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पार्ट आ जाते हैं। मेनली हम लोग जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, वो लोग मेनली प्योर मैथ्स प्रेफर करते हैं। बाकी अप्लाइड मैथ भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि आपका रैंक अच्छा करना है और स्कोर क्या करना है, तो मतलब स्कोर अच्छा लेके आना है ना, देन आपको अप्लाइड पार्ट भी थोड़ा बहुत करना है। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और जो लोग स्टैट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स पार्ट भी बहुत ज़रूरत होते हैं। तो उन लोगों ने मेनली स्टैटिस्टिक्स पार्ट फॉलो करते हैं, और प्योर में से लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा बहुत यहाँ से ओडी, ये सब अटेंड कर लेते हैं, तो उनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ CSR नेट एग्ज़ाम में क्या कुछ आते हैं। पार्ट ए, पार्ट ए के अंदर एप्टीट्यूड आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से 15 मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं। 15 ऑल क्वेश्चंस आर 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ से आप लोग मैक्सिमम 30 मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या है। पार्ट बी के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस होते हैं। ऑलमोस्ट नहीं, 40 क्वेश्चंस ही होते हैं पार्ट बी में। आप उनमें से 25 मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, एंड ईच क्वेश्चन आर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। सो यहाँ से मैक्सिमम 75 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। व्हाट अबाउट पार्ट सी। पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो 20 क्वेश्चन ईच 4.75 मार्क्स, टोटल 95। आप काउंट करके देख लीजिए कि टोटल 200 मार्क्स। तो आपको JRF क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। ऑलवेज मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए 10 मार्क्स मतलब मीन्स माइनस कर लेना, बाकी हो जाएगा। तो जनरल के लिए फॉर JRF कट ऑफ
JRF कट ऑफ 110 तो सेफ जोन है। देखिए मैं ऐसा कुछ कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 110 मार्क्स तो सेफ जोन है फॉर नेट। 100 सेफ जोन है, मतलब आज तक जो डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन हुआ ना, मतलब ये, मतलब मैं बस आज ये डिस्कस करने चाहता हूँ कि ये तो JRF के लिए इतना मार्क्स बोला, बट मैं मुझे पता नहीं ये 115 होगा कि 100 भी हो सकता है, बट मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा पार्ट करना है, कैसे करना है, और इन जनरल मैथ्स का स्टूडेंट कैसे करते हैं, मेरा दोस्त लोग क्या प्रिपरेशन करते थे, कैसे करते थे, और मतलब कौन सा टॉपिक को मेनली लोग फॉलो करते थे, मेरा सीनियर्स और जूनियर्स लोग, ठीक है। तो क्या फॉलो कर रहा है उनमें से उनका 110 के आसपास एक मार्क्स मिल जाएगा, आपका एक्यूरेसी सही है तो एक्चुअली एग्जाम हॉल में बहुत कुछ लाख वगैरह ये तो मैटर करता ही है, ये तो ठीक है, बट फिर भी तो मैं बोलूँगा फिर भी आपको तो एफोर्ट देना चाहिए, आपको पहले एफोर्ट देना है, आपको कुछ करना है, देन आपको अच्छा ही कुछ मिलेगा। आपने प्रॉपरली कुछ किए नहीं हो तो पहले ही आप हार गए हो, तो अब आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा हो। देखिए मेरा ये मानना है कि प्योर प्योर में से आपका जो मेन टॉपिक आएगा लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड फोर्थ रिंग। तो आपको करना क्या है, लीनियर अलजेब्रा के लिए आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में से सेम सेम क्वेश्चन आएगा। आपको बेसिकली करना क्या है, लीनियर अलजेब्रा की मैं बात किया तो आपको वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू और कैनोनिकल फॉर्म और इनर प्रोडक्ट, ये सब टॉपिक से मतलब सेम सेम टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डेफिनेशन क्लियर करना है, उनका कॉन्सेप्ट, जो प्रॉपर डेफिनेशन होता है, उनका जो प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, वो सभी पहले एनालिसिस करना है। तो पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेना है। तो मेन बात ये है, आप ये 4 टॉपिक करोगे ना, मेनली फोकस करोगे लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ना बहुत अच्छे से स्कोर बन जाते हैं। ये आपको रिजल्ट बेस्ड होता है, प्रॉब्लम बेस्ड होता है, मतलब आप मतलब कैसे अप्लाई करते हैं ये जानते हो ना, एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, और उस टाइम कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा अप्रोच लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैटर करता है। तो ये सब आ जाते हैं आपकी प्रैक्टिस से ना। और बाकी जो करना है ऑब्वियसली ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी करना है, ये वाइटल है। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी अभी अब नहीं करोगे ना, आपका प्रॉब्लम ये आएगा, ये सब आसान टॉपिक है, मतलब डिफिकल्ट है इन द सेंस ये सब प्रूफ लिखना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बट स्टिल ग्रुप थ्योरी आसान है, रिंग थ्योरी भी आसान है, और फील्ड थ्योरी भी आ जाते हैं इसके अंदर ना। तो ये सब टॉपिक करोगे तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ स्कोर बन जाते हैं, मतलब बाकी लोगों से तो हो जाएगा, आप नहीं करोगे तो आप पीछे हट जाओगे। तो मान लीजिए आप लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी कर लिया, रियल एनालिसिस को मैं अभी तक काउंट नहीं किया हूँ। रियल एनालिसिस क्यों नहीं काउंट किया हूँ, देखिए रियल एनालिसिस के अंदर मैं और कुछ बोलने वाला हूँ, लाइक रियल एनालिसिस के अंदर आपको तो बेसिक जैसे सीक्वेंस, सीरीज, पॉइंट सेट इन आर, जैसे कॉन्टिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी, ये सब, रीमान साम, रीमान स्टील जेस, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको करना ही है। उसके साथ साथ ना अब थोड़ा बहुत मेट्रिक स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया ना, आपका बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन बन जाने की मतलब चांसेस है। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन में तो ये भूल ही गया हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ये सब टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये तो सिलेबस की बात है, मतलब सिलेबस में जो है आपको करना है, पहले ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ओके। तो आपने रियल एनालिसिस कर लिया, ये 4 टॉपिक आपने कर लिया, और अप्लाइड में से आपको क्या करना है, ओडी, पीडी, आपको मैं तो बोलूँगा ओडी पीडी करना है, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, ठीक है। तो ओडी पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, ये ओडी पीडी आपको करना ही है। ओडी पीडी करोगे ना, यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा को स्कोर बन जाते हैं, आई मीन
कि ओडीपीडी रिजल्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और उतना डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे गेट एग्जाम में जो होता है वो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कुछ डिफिकल्ट लेवल का कुछ, मतलब गेट में जैसा होता है ना कि आसान क्वेश्चन दे दिया तो वो बहुत लेंदी होगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया तो ट्रिकी होगा, बनेगा नहीं आपसे। बट नेट में ऐसा नहीं होता, ओडीपीडी का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब स्कोरिंग है, ये आप ओडीपीडी नहीं छोड़ सकते हो। ओडीपीडी से आपको स्कोर लेना ही है, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर छोटा सा ही सिलेबस होता है और वो सिलेबस आप कवर करके जाओगे तो आपसे तो क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन भी आप इजीली अटेंड कर सकते हो। और एलपीपी आपको नहीं करना है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा। मतलब आपका हुआ नहीं है तो आप पहले से कर लियो और गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पहले से ही रेडी हो तो इट्स ओके। आपको ओनली फॉर नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए एलपीपी नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता ही होता है ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन आता है। और ग्राफिकल मेथड आप मतलब आपसे हो ही जाता है ना, ग्राफ प्लॉट करोगे, वो रीजियन से फिजिबल रीजियन फाइंड करोगे, देन फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर दोगे, आसानी से मिल जाएगा। बट और दो टॉपिक होता है, आई इंटीग्रल इक्वेशन और सीओबी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इंटीग्रल इक्वेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ रिजल्ट होता है, वहाँ से दो दो क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक एक 4.75 मार्क्स का आता है, एक 3 मार्क्स वाला, दो पार्ट से ऑल्टरनेटिव करके आ जाते हैं। मतलब 7-8 मार्क्स तो ऐसे बन ही जाते हैं ना। और एक चीज आप कर सकते हो, जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है, स्टैट्स जो पार्ट है, जो स्टैट्स पार्ट से आप लोग ये कर सकते हो कि आपको स्टैट्स पार्ट से मेनली करना है, आई थिंक। मतलब मुझे जो मानना है कि मार्कअप चेन इनफ है, क्योंकि ऐसे आप कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ये मार्कअप चेन पढ़ा, मतलब ऐसे रेडी कर देते हैं। क्यों 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 ये टॉपिक बहुत ही आसान है, एकदम छोटा सा है। कुछ सादा रिजल्ट पता करना है, वो रिजल्ट पता कर लोगे। मतलब 7-8 तो लोग बोलते हैं बट थोड़ा बहुत हो जाते हैं। बट ऐसे ही 4-5 पेज का नोट्स बना लोगे ना वो रिजल्ट से, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो ऐसे 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूँगा कि ये है मेनली सिलेबस। तो मैं सिलेबस के बारे में बता दिया, मैं तो सिलेबस के बारे में बता दिया हूँ। बट आपको करना क्या है, देखिए, पहले तो मैं क्या किया था मैं बता देता हूँ। मेरा मेरा एग्ज़ाम में कहाँ से मार्क्स आया था। देखिए, बात ये है, ये तो सिलेबस के बारे में मैं बता दिया हूँ। बट सिलेबस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता एक्चुअली। आपको स्ट्रेटेजी कहाँ फॉलो करना है, आपको टाइम मैनेज करना है, और कौन सा पार्ट पहले अटेंड करना है, कौन सा बाद में अटेंड करना है। देखिए, मैं ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं लास्ट टाइम दे चुका हूँ, मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का ट्रिक्स नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बस मेरा जो ऐसे मैं एग्ज़ाम दिया था, मेरा कुछ क्रैक हुआ था, और मैं कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि मेरा ये सक्सेसफुल हुआ, तो उसी के बारे में मैं बस मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। आपको ये फॉलो करना ही, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। बट आपको स्पेसिफिक कुछ करना है, लाइक फॉर पार्ट ए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप मैक्सिमम 40 मिनट्स टाइम दे सकते हो, और नहीं देना है। 40 मिनट्स टाइम तब दे सकते हो आप 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हो तब, अदरवाइज 40 मिनट्स नहीं। मैं बस 20 मिनट टाइम दिया था मेरा फॉर पार्ट है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था, बस मैं 8 क्वेश्चन अटेंड किया था। मेरा पार्ट में से मार्क्स आया था 13.5। उनमें से मैं अटेंड किया था 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन से मेरा 1 क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इसलिए मेरे को मिला 13.5 मार्क्स। बट मैं ये पार्ट के लिए बस 20 मिनट टाइम दिया था। ठीक है, बाकी जाते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के लिए आप मैक्सिमम 1 आवर्स टाइम दे सकते हो। बाकी
मतलब ये पार्ट बी के लिए टाइम दे सकते हो, बाकी टाइम आपको पार्ट सी के लिए देना है, क्योंकि पार्ट सी ऐसा है उनमें से आपको जेआरएफ लेके दे, मतलब जेआरएफ मिलेगा, वो पार्ट आपको जेआरएफ दे सकते हैं, आपसे जेआरएफ ले भी सकते हैं, मतलब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा पार्ट सी के ऊपर। आपका नेट भी ऐसे ही, मतलब एवरीथिंग डिपेंड ऑन ओनली पार्ट सी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्ट ए पार्ट बी नहीं करना है, पार्ट ए पार्ट बी करना है। और पार्ट ए कभी कभी आसान आ जाते हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है ना, पार्ट ए से लोग 50 क्वेश्चन ही अटेंड कर देते हैं विथ करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑलरेडी 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 15 करना है, तो आसानी से लोग कर देते हैं जिनका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस कैसे करना है, एग्जाम के एक मंथ पहले से डेली 10-10 क्वेश्चन करना है, आधा आधा घंटा टाइम देना है, तो आपका बन जाएगा। मैं जैसे प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है, तो मैं उतना ही किया था, किया हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था फॉर फ्रॉम पार्ट ए। ओके, पार्ट बी भी वाइटल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मतलब पार्ट बी रोल प्ले नहीं करता मेरा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ओके। बट पार्ट बी में मेरा मेरा जैसा आया था, मेरा 40.5 मार्क्स आया था। तो मेरा शायद 13 क्वेश्चन सही था, सॉरी 14 क्वेश्चन सही था शायद। जो भी है ऐसे उसके हिसाब से मान लीजिए मेरा 40.5 आया था, एक दो नेगेटिव गया था और बाकी हो गया था। बट मैं इधर ऑलमोस्ट 50 मिनट्स टाइम दिया था, स्टार्टिंग में टाइम दिया था, देन मैं चला गया था पार्ट सी। पार्ट सी से आपको बहुत कुछ करना है। पार्ट सी 20 क्वेश्चंस आप कर सकते हो 60 में से। प्रॉब्लम ये होता है, मैं ऊपर प्योर अप्लाइड और स्टैटिस्टिक्स से बस मार्कअप चेन बोला हूँ, प्योर से 4 टॉपिक बोला हूँ, अप्लाइड से कुछ 4-5 टॉपिक बोला हूँ। प्रॉब्लम ये है, आप तो 100 पूरा टॉपिक कर सकते हो, बट आप सोचिए, आप आपको मैं ये पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए आप मतलब ऑल टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज है, मतलब आप ऑल टॉपिक जानते हो कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, कि जो सिलेबस में है ऑल टॉपिक के बारे में आपका आइडिया है, बट पार्ट सी में जो क्वेश्चन आएगा ना, देन आपको लगेगा 60 क्वेश्चन ही कॉमन है। तो 60 क्वेश्चन ही आपके लिए कॉमन है, तब मुश्किल प्रॉब्लम की क्या होगा कि आपके लिए 60 क्वेश्चन कॉमन है, आप कौन सा क्वेश्चन चूज करोगे। एक क्वेश्चन रीड करने के लिए 1 मिनट चला जाएगा, मतलब आप रीड करने जाओगे और फिर भी फर्स्ट 3-4 वर्ड भी पढ़ लिए हो ना, 3-4 वर्ड पढ़ने के लिए भी आपका 20 सेकेंड 30 सेकेंड चला जाएगा ना, ये मैटर करता है आपके लिए। आपका कट ऑफ जब 70-80 होगा तब तो अलग बात है, बट सी एस आई नेट के लिए आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट 110 सेफ जोन है। तो 110 के लिए जब जाओगे ना, एक एक सेकेंड टाइम बहुत कुछ मैटर करता है आपके लिए। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप ऑल टॉपिक पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छा है, बट फॉर पार्ट सी आपको जो टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत प्रॉपरली आप मतलब एनालिसिस किए हो उसके बारे में। एनालिसिस मीन्स मैं रियल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सब्जेक्ट के बारे में आपका डेप्थ नॉलेज है, देन वो क्वेश्चन रीड करने के लिए जाइए। और कभी कभी पता चल जाता है एक दो क्वेश्चन बहुत इजी है जो टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज नहीं है। जैसे मैं पर्सनली बात करूंगा, जो लास्ट एग्जाम हुआ था ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर 4 ऑप्शन दिया था, वो एम एस क्यू में आया था, मेरा 4.75 मार्क्स बन गया था, बट मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ के नहीं गया था, मैं मार्कअप चेन थोड़ा बहुत देख के गया था, बट मेरा क्वेश्चन नहीं बना था मार्कअप चेन से एक भी, पता नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट था कि इजी था, मैं उस टाइम नहीं देखा था, क्योंकि मेरा प्योर से अच्छा खासा क्वेश्चन का आंसर बन रहा था, राइट। तो ये वाला मेरे को रिजल्ट पता था, तो मुझे बस ये फॉर्मूला पता था, देन मतलब उनके बीच में जो रिलेशन होता था बस थोड़ा बहुत यूज़ किया एंड रीअरेंज किया, देन मेरा ये क्वेश्चन बन गया। ये बोनस होता है, मतलब ये टॉपिक के बारे में मेरा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं कर लिया हूँ तो मेरा एक मार्क्स बन गया, वो मार्क्स बहुत मैटर करता है। देखिए, तो पार्ट सी के लिए मैं बोल देता हूँ,
मेरा मार्क्स आया था ऑलमोस्ट 57 मार्क्स। मेरा 12 क्वेश्चन सही था। मैं 20 क्वेश्चन में से मेरा 12 क्वेश्चन सही था। देखिए पार्ट सी में तो नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। 20 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, अब मैक्सिमम तो 20 ही कर दोगे, मतलब एंड तक की फर्क नहीं पड़ता। टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे रैंडमली कुछ क्लिक कर दिया, बाई चांस एक ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप अटेंड तो कर सकते हो। तो लोग कर देते हैं। मैं जैसे आई होप आई डोंट नो, मैं 18 क्वेश्चन अटेंड कर पाया था, मेरा शायद टाइम खत्म हो गया था, अदरवाइज मैं 2 क्वेश्चन में भी क्लिक कर देता। बट प्रॉब्लम ये है मेरा इनमें से 20 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 20 में से सही हो गया था। तो आप देख रहे हो कि देखिए मेरा पार्ट सी में 57 मार्क्स बन रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए मेरा फर्स्ट टू टू पार्ट को ऐड करके मिल रहा है ऑलमोस्ट 53 54 मार्क्स। ये एक पार्ट में से 57 आ रहा है। आप लोग बोलोगे कि इसका वेटेज भी ज़्यादा था, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है पार्ट सी में आपको लग रहा है अब तो 20 क्वेश्चन में से 15 के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, एंड में देखा जाएगा कि 5 6 क्वेश्चन सही हुआ, आपका बात खत्म हो गया। 5 6 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। आपको 110 तक जाना है ना, आपका प्रिपरेशन लेवल जैसा भी हो। मैं कॉन्फर्मली बोल रहा हूँ, आपका पार्ट सी में 10 क्वेश्चन सही नहीं हुआ ना, आपका 110 तक नहीं जाएगा आपका प्रिपरेशन जैसा है, मतलब ये एवरेज जैसा ही होता है। और कुछ लोग देखिए आपको बहुत अच्छा रैंक लाना है, लाइक 135 और 140 मार्क्स लेके आना है, राइट। तो ये भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? आपको बहुत जल्दी से सॉल्व करना है, लाइक पर डे उस टाइम वाइटल रोल प्ले कर जाएगा। जो लोगों का इतना स्कोर होता है ना, उनका पर डे से 26 प्लस मार्क्स बन जाता है, 26 के आसपास मार्क्स बन जाते हैं ना। तो उनका ये से हो जाता है। और ऐसे जो पार्ट बी है, इधर भी ऐसे 50 के आसपास मार्क्स बन जाते हैं। और पार्ट सी में भी ऐसे 13 क्वेश्चन अटेंड कर देते हैं, 14 क्वेश्चन अटेंड कर देते हैं, मतलब मतलब एवरेज में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कर देते तो उनका 30 40 बन जाते हैं। ऐसा को मतलब ये बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट उनका प्रैक्टिस अच्छा है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए मेनली मैं जो सजेस्ट करूँगा, आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 1 आपको थ्योरी कवर करना है। मतलब जो सिलेबस में है, आपको जो लग रहा है कुछ कुछ तो मेन टॉपिक है, लाइक प्योर में से आपको डीएल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सब करना ही है। अप्लाइड में से ओडी पीडी करना ही है, उनके साथ साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस और सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, ये 4 5 टॉपिक करना ही है। और आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिला और कुछ कर सकते हो तो देन मार्कअप चेंज कर सकते हो। आपको थ्योरी अच्छे से करना है, थ्योरी अच्छे से करना है। थ्योरी अच्छे से करने के बाद दो नंबर पॉइंट ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। मतलब शॉर्ट नोट्स मीन्स आपको एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम का डिमांड ये नहीं है आपको एग्ज़ाम में प्रूफ लिखना है, राइट। बट आपको प्रूफ समझना है। लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक से एग्ज़ाम होता है, तो मैं ऐसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि इधर बहुत अच्छा शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता है। बट मेरा एकदम जेन्युइन रिव्यू से मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके पास बहुत डेप्थ नॉलेज है ना सब्जेक्ट का, तो वही अल्टीमेटली एट द एंड दैट डेप्थ नॉलेज कन्वर्ट हो जाता है कि शॉर्ट ट्रिक्स में, राइट। तो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा मतलब लोग जो बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा है, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स मीन उसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है, जैसे मेरा लीनियर अलजेब्रा पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब बीएससी स्टार्टिंग में से मैं पढ़ता भी था और हमारा कॉलेज टीचर भी बहुत अच्छे थे। तो मेरा उस टाइम लगा था कि हम ऐसे यूट्यूब में शॉर्ट ट्रिक्स देखा, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ ये शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से बन रहा है। देखा कि मेरा जो नॉलेज है उसको ही बस थोड़ा बहुत उसके अंदर जो आर्गुमेंट होता है उसको खोल के लिख दिया, एक एक स्टेप्स उसको बोल दिया कि ये शॉर्ट ट्रिक्स है। बट ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स कुछ होता नहीं ना। तो आपको थ्योरी पहले क्लियर करना है, देन शॉर्ट नोट्स बना लेना है। बट
3 नंबर पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना है, राइट। आपको रिवीजन करना है। आपको ऑलवेज जो आप नोट्स बना रहे हो ना, वो नोट्स को थोड़ा बहुत रिवीजन कर ही लेना है। मतलब ऑलवेज, मतलब वीकली 1 टाइम्स आपको थोड़ा बहुत देख लेना है एटलीस्ट। मान लीजिए कि फर्स्ट वीक में ऐसे प्योर का जो नोट्स है मैं वो उसको देख लिया, देन अप्लाइड वाला देख लिया। इनमें से क्या होता है, देखिए आप जो थ्योरी कवर किए हो उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाए हो, अब थ्योरी कवर करने के टाइम आपको प्रूफ भी देखना है कि कैसे अप्रोच हो रहा है, तभी तो आप प्रॉब्लम के टाइम, मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उस टाइम अप्रोच कर सकते हो ना, कि थ्योरेटिकली ये ऐसे प्रूफ होता है, इसको मैं ऐसे अप्रोच कर सकता हूँ, लाइक दैट। तो आपको मेनली थ्योरी कवर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। सबसे वाइटल जो है PYQ, एटलीस्ट फॉर नेट और गेट एग्जाम आपको PYQ बहुत अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं है 2010 से मैं पूरा स्टार्ट करूँगा, सबके पास उतना टाइम नहीं होता। जैसे मैं, मेरा कॉलेज में ऑलवेज जैसे होता ही है, जो लोग IIT में पढ़ते हैं, NIT में पढ़ते हैं, उनके लिए, और वो बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, उनके लिए प्रॉब्लम ये होता है, सेमिस्टर का प्रेशर होता है। सेमिस्टर का प्रेशर होता है, उनके साथ साथ असाइनमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रोजेक्ट का भी प्रेशर होता है, बहुत कुछ फॉर्मेलिटीज़ मेंटेन करना पड़ता है, तो उनके लिए टाइम मिलता ही नहीं है। तो उनके लिए 2010 से मेरा अभी 2023 में एग्ज़ाम होगा, हर साल दो दो टाइम एग्ज़ाम होता है ऑलमोस्ट, तो उतना पेपर सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब ऐसे करिए ना, 2020 से 2023 तक ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। इनमें से क्या होता है, आप आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर लोगे ना, आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि मतलब क्वेश्चन बनते कैसे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन नहीं रिपीट होता, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रिपीट होता। बट वो भी छोड़ दीजिए आप। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि एक एग्जाम के लिए जो MSQ आता है ना, उनका पैटर्न बहुत अलग होता है। लाइक गेट में जो MSQ आता है उनका कुछ अलग अप्रोच होता है, नेट में कुछ अलग अप्रोच होता है। तो उनका MSQ का पैटर्न क्या है, कैसे ऑप्शंस देते हैं, ऑप्शंस कैसा, 4 ऑप्शन सिमिलर है, लाइक मैं एक ऑप्शन के लिए जैसे बोला कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिफेंसिबल है, एट दैट पॉइंट, ऐसा 4 सिमिलर टॉप ऑप्शंस दे के रखे कि मैं एक अप्रोच किया हूँ, मतलब एक सॉल्व करने के बाद बाकी 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, लाइक दैट। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही अप्रोच में से 4 को, मतलब 4 जो ऑप्शंस है उनके बारे में मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ऐसा देते हैं कि 4 4 के लिए मेरे को 4 डिफरेंट वे में अप्रोच करना पड़ेगा। ये बहुत मैटर करता है, टाइम टेकिंग होता है, उस टाइम आपको चूज करना पड़ता है। मैं कभी कभी देखा हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं कभी कभी ईगो ईगो के सामने मतलब हम लोग हार जाते हैं। लाइक मैं ऐसे चैलेंज ले लिया, मेरा तो लीनियर अलजेब्रा अच्छा है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी बहुत अच्छा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अच्छा है, तो मुझे MSQ मतलब पार्ट सी में जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन मेरे को ये 3 टॉपिक से ही करना है। बट उस टाइम COP, इंटीग्रल इक्वेशन, PDOD वाइटल रोल प्ले कर जाते हैं, कभी कभी मार्कअप चैनल्स। ओके, क्यों? क्योंकि लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, लाइक मेरा पार्ट सी में लीनियर आया है 8 क्वेश्चंस, बट ये 8 में से ना आपका नॉलेज बहुत अच्छा है ना, 5 क्वेश्चंस बन जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऐसे ऑप्शन में कुछ दिक्कत आ रहा है, आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है ये 3 क्वेश्चन के लिए। बट अब तो मतलब ईगो के साथ खेल रहे हो कि नहीं, मेरा तो लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छा है, मुझे आर्ट ही करना है। तो प्रॉब्लम, दिक्कत ये हो जाएगा, आप मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, ये कभी इंक्रीज नहीं होगा, 20 से ज़्यादा आप अटेंड नहीं कर सकते, राइट। आप ये 3 क्वेश्चन भी अटेंड कर दिए हो, बट आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आया, और कुछ कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है, आपको पता है कि ये थोड़ा बहुत डाउट है, बट फिर भी आप ईगो के साथ खेल रहे हो, तो कि मुझे करना ही है, तो कर दिए हो, तो आपका
3 क्वेश्चन यहाँ से कम हो गया ऑलरेडी, आपके पास 17 बच रहा है ऑलरेडी। बट ये 3 क्वेश्चन आप ये लीनियर अलजेब्रा से ना करके ना आप ओडी पीडी में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, और कुछ भी मार्कअप चेन में कर लो, सीओबी इंटीग्रल इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट से प्रॉब्लम आते हैं तो उनको अटेंड कर लो, तो आपका आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, तो आपको इनमें से 5 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपका मैं मान लिया हूँ लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा। 5 ही रखिए ना, आपके पास 15 और ऑप्शंस है। तो देन जाइए सेम वे में रियल एनालिसिस, इधर भी सेम प्रॉब्लम होगा। रियल एनालिसिस में भी आपका शायद 6 क्वेश्चन आया, उनमें से आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी 3 में मीनिंग समझ में नहीं आया और आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। सेम वे में आप उसको अप्रोच करने जाओगे तो आपके पास पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगा, क्योंकि आप 60 में से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं करना, तो यहाँ से 5 किया, यहाँ से 3 किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से मान लीजिए 4 क्वेश्चन आता है, उनमें से 2 तो बन जाएगा, मतलब सपोज बन गया, तो बाकी 2 नहीं बन रहे उसको छोड़ दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। मैं पार्ट सी के लिए ऑलवेज फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बिलीव मी, मैं ऐसे करेंट मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं बोल रहा हूँ, मेरा एकदम छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मेरा भी पता नहीं था मेरा हो जाएगा कि नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं उतना प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिला था। मैं बस दो दो मतलब पेपर, प्रीवियस 2 पेपर थोड़ा बहुत देख के गया था, तो मैं ऐसे 2020 टू 23 तक प्रैक्टिस करके नहीं गया था। जैसे 2020 टू 23 मैं बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम कर सकते हो, मैं वो भी नहीं किया था, मेरा टाइम ही नहीं मिला था, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं था। बट बात ये है कि आपको ऑल टॉपिक के बारे में आइडिया है और आप ईगो के साथ खेल रहे हो, लाइक मुझे लीनियर अलजेब्रा आता है तो मुझे सारे क्वेश्चन अटेंड करना है, तो आप तब फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास वो ऐसे ये सब चीज़ें बहुत ही सीरियस होता है। जो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास 60 क्वेश्चंस है, 60 में से बाकी मतलब कोई भी एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, ये क्वेश्चन आ गया था, मुझे उसके बारे में नो आइडिया था, बट वो फॉर्मूला मेरे को पता था। आपको भी होंगे कुछ ऐसा 1-2 फॉर्मूला पहले से ही पता है ना, तो आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए वो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, राइट। तो ये एक हो गया। देन नेक्स्ट बात ये है कि ऐसे कर लिया, सेम वे में अलजेब्रा से भी, अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा में मैं पर्सनली देखा हूँ कि ऑप्शंस में कभी कभी कन्फ्यूज करते हैं, हमें लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा, बट रियलिटी में ये ऑप्शन का मीनिंग कुछ और है। मान लीजिए एक ऑप्शन दिया है, उसका मीनिंग मैं कुछ और सोच लिया, मतलब इन जनरल लोग सोच लेते हैं, बट उनका जो फाइनल आंसर क्या आते हैं ना, वो लोग क्लेम करते हैं ये सॉल्यूशन, मतलब ये 2 और 3 ये होगा प्रॉपर आंसर्स, ओके। तब हम लोग इनडायरेक्टली पता चलता है कि ये ऑप्शन का मीनिंग ऐसा है, बट एग्जाम के टाइम पता नहीं चलता, बट हम लोगों को पता नहीं चलता, फिर भी वो क्वेश्चन को अटेंड कर दिया, तो मेरे पास वो 20 में से मतलब पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर वो कम हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो वही करना है। तो ऐसे ऐसे ये टॉपिक में से आपने 5, 3, 8, 10 क्वेश्चन अटेंड कर दिया, ठीक है। और एलजेब्रा में से जैसे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी है, उनमें से शायद 4 क्वेश्चन बन गया, तो 14 क्वेश्चन बन गया। तो फिर भी आपके पास 6 क्वेश्चन है ना, तो ओडी से तो 1 क्वेश्चन मिलेगा, ओडी से तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कर पाओगे, पीडी से तो 1 क्वेश्चन कर पाओगे, करिए आप 1 क्वेश्चन। अच्छा, अब करिए, सीओवी से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो अब करो, मतलब ये क्या होता है, ये स्टेट रिजल्ट बेस्ड होता है, स्टेट डायरेक्टली रिजल्ट में से आ जाते हैं, तो ये सब अप्रोच करोगे तो थोड़ा बहुत बन जाएगा ना। और मतलब हम ईगो के साथ खेलते हैं, लाइक कि नहीं मुझे अप्लाई नहीं करना है, मैं तो एमएससी कर रहा हूँ, मेरा प्योर मैथ्स अच्छा है, ठीक है भाई, बट जब आप 110 के आसपास टारगेट करोगे ना, आपको ईगो वगैरह सब कुछ से दूर रहना पड़ेगा, आपको ये सब करना है,
क्योंकि ये सब भाई रिजल्ट बेस है, यहाँ से एकदम डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो ये करना है। नेक्स्ट बात ये आता है, तो ये ऐसे 14 क्वेश्चन था और 18 क्वेश्चन। देखिए आप कॉन्फिडेंट के साथ ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन कर दिए, उनमें से भी गलत होगा क्योंकि ये MSQ है। वो एग्जाम टाइम का प्रेशर होता है, कभी कभी हम दो ऑप्शन चूज कर लिए और एक ऑप्शन हम भूल ही गए, और एक ऑप्शन लग रहा था कि ये सही होगा बट वो नहीं हो सकते। तो ऐसे ऐसे कुछ करके तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत हो गया, बट 18 है, बाकी 2 क्वेश्चन लगाओगे, रैंडमली लगाओगे कि तब बैक में आना कि ऐसे मेरा तो हो गया, अभी मेरा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट कौन सा टॉपिक के ऊपर है। लाइक लीनियर अलजेब्रा है तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन ट्राई करो, और लाइक अलजेब्रा है, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन ट्राई करो, और कुछ प्रोबेबिलिटी मार्कअप चेन से एक ट्राई करो। तो ऐसे ऐसे करके 20 तो कर देना, आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली कर देना, क्योंकि क्यों नहीं करना। MSQ है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, आपको पूरा अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो किसी का कोई मतलब नहीं है आप कितना अटेंड करके आए हो, बट मतलब ये आपका कितना मार्क्स बने। तो कभी कभी लाग मैटर कर जाते हैं, ऐसे आपको लग रहा है एक दो को ऑप्शन सही है तो लगा दिया और ऑप्शन भी मिल गया, बट बहुत मार्क्स होता है, एक 4.75 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, बहुत होता है। मैं देखा हूँ, मैं सीनियर में से मैं भी यूट्यूब फॉलो करता था, यूट्यूब में भी मेरा कुछ सीनियर्स भैया लोग हैं, उनमें से मैं देखा हूँ कि उनका 0.5 मार्क्स के लिए JRF नहीं हुआ, किसी का नेट नहीं हुआ, 0.2 मार्क्स के 25 के लिए नहीं हो रहा, ये सब होता है। तो आपको एग्जाम हॉल में तो 100% एफोर्ट देना चाहिए। तो मेरा कहने का बात ये है, तो आपको पहले थ्योरी क्लियर करना है, मैं फाइनली बता देता हूँ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम जल्दी से एग्ज़ाम आ जाएगा, और एग्ज़ाम के जैसे 3-4 दिन पहले पता चलेगा कि मुझे थोड़ा बहुत देख लेना है क्योंकि फिर फाइनली लास्ट टाइम, बट उस टाइम उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप डिटेल में थॉरोली देखने जाओगे। उस टाइम शॉर्ट नोट्स बहुत काम में आता है, एंड आपको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन बहुत मैटर करता है। आप वीकली एक एक बार रिवीजन करते जाओगे तो बहुत अच्छा है। देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अटेंड करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। अब 2020 से 23 तक करिए, बहुत अच्छा है। नहीं हुआ ठीक है, 2020 to 23 वाला कीजिए, 2 साल 2 लास्ट 2 एग्जाम कीजिए, वो भी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पैटर्न पता करना है। मेरा पर्सनल ये मतलब कहने का मतलब ये है, आपको पैटर्न पता करना है। ओके, पैटर्न पता कर लिए हो तो आपके लिए हो गया, कम बन गया और कुछ नहीं चाहिए होता। और देन लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट अटेंड करना है, मेरा पर्सनल सजेशन ही है, आपको एकदम टॉप रैंकर बनना है तो देन मॉक टेस्ट से मतलब है। बट आप ऐसे MSc करते करते रिस्क ले रहे हो कि मुझे एग्ज़ाम क्या क्या करना है। जैसे मैं सेकेंड सेमिस्टर के मतलब ख़त्म हो गया था, उसी टाइम मेरा एग्ज़ाम था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ऐसे 19-20 डेज का प्रिपरेशन करने के लिए था। मैं कुछ लोगों को बोल दिया कि मैं 20 डेज प्रिपरेशन किया हूँ, मेरा 111 आ गया था, मेरा इस बार JRF निकल गया। बट ये रियलिटी नहीं है, मैं पहले से थ्योरी प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस नहीं है, थ्योरेटिकल जो नॉलेज होता था वो उसको मैं बार बार रिविजन करता रहता था। मैं ज़्यादा क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर्स नहीं प्रैक्टिस किया हूँ, और मैं मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिया हूँ। मेरे पास मैं मेनली सेल्फ स्टडी पे ही बिलीव करता हूँ, एंड खुद का नोट्स बनाया हूँ, शॉर्ट नोट्स मैं पहले से ही बनाया था। जैम के बाद जब IIT में आ गया था उसी टाइम में एक एक करके टॉपिक कवर करके नोट्स बना लिया था, और मेरा वो जो नोट्स था, नोट्स के ऊपर ही मेरा बिलीव था, नोट्स को ही मैं फॉलो करता हूँ मेनली। मेरा खुद के ऊपर वो बिलीव था बस, ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है बस। तो ऐसे ऐसे करके मेरा तो मैं तो बोल ही दिया हूँ कि मेरा पार्ट A B C से कैसे मतलब कितना कितना मार्क्स बना है, ठीक है मेरा। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, ये आप लोग सुन लीजिए, मैं बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे किया था, मेरा हो गया था। जैसे 4 पॉइंट तो मैं बोल दिया था, प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस करना है। 5 पॉइंट में आप काउंट कर लीजिए कि आपको मॉक टेस्ट देना है, और 6 पॉइंट ये है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। जो भी है आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, ये बहुत मैटर करता है। एग्ज़ाम की 1 मंथ पहले, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 1 मंथ पहले आप एप्टीट्यूड
थोड़ा बहुत डेली 10-10 करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और पार्ट 1 से पार्ट ए से बहुत आसानी से ऐसे 20 के आसपास मार्क्स बन जाएगा। ये बहुत मैटर करता है। आप 20 ले लिया तो आपको पास 90 बच रहा है, 90 में से 55 पार्ट सी से आया, तो बाकी जैसे 35 मार्क्स ऐसे पार्ट बी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। मतलब एवरेज मान के चले, यहाँ से 90 हो गया तो 90 20 110 हो जाएगा, मतलब आसपास तो चला जाएगा। ये होता है एग्जाम स्ट्रेटेजी।